Hello everyone. Today we are going to discuss about the singly reinforced beam. So अभी तक हम लोगों ने जो बात की है वो हमने टाइप्स ऑफ बीम की बात कर ली, जिसमें आपने ये समझ लिया कि बीम अगर हम आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आरसीसी का यूज करके कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें हमें जो बीम देखने को मिलेंगे वो तीन टाइप के बीम देखने को मिल सकते हैं। सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम, डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम और फ्लैंज्ड बीम। फ्लैंज्ड में टी बीम भी हो सकता है, एल बीम भी हो सकता है। अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि अगर सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जो स्ट्रेस स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके ऊपर जब लोड आता है और उस बीम सेक्शन में जो स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो किस तरीके से होता है, और उसके वजह से अगर मुझे उसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी, कि उस बीम में जो न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है वो टॉप से कितनी डिस्टेंस में पास हो रही है। लाइक कि आपके घर में कोई बीम है, आपको ये समझना है कि वो बीम में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करेगी, तो उसको कैसे निकालते हैं। या उसके ऊपर मुझे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब कि जब उसके ऊपर लोड आएगा, उस लोड की वजह से उसमें मूवमेंट जनरेट होगा, कितना मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है, जो हम लोग टॉस में निकालना सीखते हैं। तो उस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जो उस मूवमेंट को रजिस्ट करेगा। और वो मूवमेंट रजिस्ट कहां से होता है, वो उसके मटेरियल से रजिस्ट होता है, उसमें जो आपने स्टील लगाया, उसमें जो आपने कंक्रीट लगाया, उससे रजिस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंगली रेनफोर्स बीम के ऊपर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला बताने वाला हूँ, और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम की बात करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स बीम में सबसे पहले सेक्शन ऑफ बीम ले लिया है। सेक्शन ऑफ बीम का मतलब क्या है, मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर बीम की बात कर रहा हूँ। तो एक रेक्टेंगल बनाया और मैंने बोला कि इसकी न्यूट्रल एक्सिस मेरे को अभी नहीं पता कि कहां से पास होगी, मैंने जस्ट ऑलमोस्ट सेंटर के ऊपर नीचे ही होती है, तो हमने सेंटर से मान लिया कि ये न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है। इस बीम की विड्थ कितनी है, स्मॉल बी। विड्थ ऑफ बीम कितनी है यहाँ पे, विड्थ ऑफ बीम यहाँ पे जो है, विड्थ ऑफ बीम की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या है, ये यहाँ पे स्मॉल बी है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला कि सिंगली रेनफोर्स बीम है, मतलब जो रेनफोर्समेंट लगेगा वो कहां लगेगा, नीचे। तो नीचे यहाँ पे मैंने ये रेनफोर्समेंट लगा दिया। ये जो लगा है ये रेनफोर्समेंट है, जिसको आप स्टील भी बोल सकते हैं। ये स्टील लगा दिया। 3 बार्स मैंने अभी अपने हिसाब से ले ली, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें स्टील लगा, हमने स्टील लगा दिया। उसके बाद हम लोग आगे गए, फिर मैंने बोला कि यहाँ से जो एक्सेस पास हो रही है उसकी जो डेप्थ होती है टॉप से यहाँ तक, एक्सेस तक की जो डेप्थ होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सयू से। इसका मतलब यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस जो है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, उसको हमने क्या बोला है, एक्सयू बोला है। ठीक, उसके बाद मैं आगे गया, उसके बाद मैंने बोला कि मेरी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम जो है, इफेक्टिव डेप्थ कहां से मेजर की जाती है, बीम के टॉप से, जो बीम बना है उसके टॉप से, बीम के टॉप से कहां तक, जहां स्टील लगा है, स्टील के सेंटर तक। तो स्टील की रॉड यहां लगी तो उसके सेंटर तक, तो स्टील के सेंटर से यहां से टॉप तक बीम की जो डेप्थ होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम होगी। इसका मतलब यहां पे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम जो है वो क्या है, स्मॉल डी है। और फिर उसके बाद उसके नीचे जो बीम बचता है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम कहां तक है, स्टील के सेंटर तक, स्टील के सेंटर से ली। उसके नीचे जो डेप्थ बचती है स्टील के सेंटर से एकदम नीचे तक की, इसको क्या बोलते हैं, डी डैश। डी डैश मतलब ये होता है इफेक्टिव कवर, इसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर ऑफ बी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी डैश, वो इफेक्टिव कवर। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बी मतलब विड्थ ऑफ बीम हो जाएगी, एक्सयू मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस होता है, इसके अलावा डी डैश इफेक्टिव कवर होता है, और टॉप से लेके स्टील के सेंटर तक जो होती है वो इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी होती है। और अगर मैं इसकी ओवरऑल डेप्थ की बात करूं तो यहां से यहां तक ये पूरी की पूरी इसकी ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी। तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम क्या हो जाएगी, कैपिटल डी हो जाएगी। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने ये मेंशन कर दिया। अब इसके बाद ये एक्सेस को मैंने आगे तक कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाया। स्ट्रेन डायग्राम में आप क्या देख सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सेस जहां से पास हो रही है वहां पे स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि न्यूट्रल एक्सेस क्या करती है, सेक्शन को डिवाइड करती है 2 पार्ट, जिसके ऊपर ऊपर पूरा कंप्रेशन होता है, अगर वो बोथ एंड सपोर्टेड बीम है तो उसके ऊपर ऊपर पूरा कंप्रेशन है, उसके नीचे नीचे क्या है, पूरा का पूरा टेंशन है। इसका मतलब उस एक्सेस पे क्या है, ना टेंशन है ना कंप्रेशन है, मतलब स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या होगी, 0। इसके ऊपर ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन और बढ़ेगा, स्ट्रेन और बढ़ेगा, और कहां पे बढ़ रहा है, कंक्रीट का स्ट्रेन बढ़ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है,
कंक्रीट है ना, कंप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, इसके ऊपर में कहां पे बात करते हैं, ऊपर कौन सा होता है, कंप्रेशन जोन होता है। तो कंप्रेशन की बात कर रहा हूं मतलब मैं कंक्रीट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब जैसे ही ऊपर बढ़ूंगा स्ट्रेन बढ़ेगा, और बढ़ूंगा स्ट्रेन और बढ़ेगा, और बढ़ूंगा स्ट्रेन और बढ़ेगा, और बढ़ूंगा स्ट्रेन और बढ़ेगा। मैक्सिमम स्ट्रेन किसी भी कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट होता है 0.0035। उसके बाद अगर लोड लगाओगे ना तो कंक्रीट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, उसके बाद वो स्ट्रेन नहीं लेता। तो यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेन कितना हो जाएगा, 0.0035, ये मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट। अब इसी तरीके से इस एक्सेस के अगर मैं नीचे जाऊंगा, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टेंशन साइड की, टेंशन की बात कर रहा हूं। तो टेंशन मतलब मैं स्टील की बात कर रहा हूं। तो नीचे जाऊंगा मतलब स्टील में स्ट्रेन बढ़ेगा, नीचे जाऊंगा स्टील में स्ट्रेन और बढ़ेगा, नीचे जाऊंगा और बढ़ेगा, नीचे जाऊंगा और बढ़ेगा। जो मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील होता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील होता है वो इक्वल होता है 0.87 F/ES प्लस 0.002 के। इसका बाद स्टील में अगर लोड लगाओगे तो वो भी क्या होगा, स्ट्रेन इसके बाद नहीं ले पाएगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील कहां मानते हैं, इतना मानते हैं। और कभी भी याद रखिएगा कि जब ये स्ट्रेन डायग्राम बनाते हो तो स्टील के सीजी से बनाना है, क्योंकि हम यहां पे सिर्फ स्टील की बात कर रहे हैं, कंक्रीट की बात नहीं कर रहे। तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट हमेशा टॉप फाइबर पे आता है, टॉप बीम पे आता है, इसलिए मैंने यहां लिखा। और स्टील का स्टील के सेंटर पे आता है, तो वो मैंने यहां लिखा। तो ये जो डायग्राम है ये किसको डिफाइन कर रहा है, स्ट्रेन को डिफाइन कर रहा है। मैंने ऊपर भी स्ट्रेन लिखा है, नीचे भी स्ट्रेन लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा डायग्राम हो गया, ये आपका स्ट्रेन डायग्राम हो गया। अब इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग डायग्राम की बात करें तो मैंने इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाया हुआ है। स्ट्रेस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वापस से मैं ये न्यूट्रल एक्सेस को कंटिन्यू करके आगे लेके गया। उसके बाद मैंने इससे एक ऊपर लाइन बनाई, और फिर मैंने आपको बोला कि वापस आप मेरी पुराने लेक्चर में जाइए, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब मैंने बताया था कंक्रीट का, तो मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है वो कुछ पॉइंट तक पैराबोलिक बनता है, उसके बाद वो स्ट्रेट हो जाता है। एक पॉइंट से यहां से शुरू होता है, यहां से ऐसा पैराबोलिक बनता है, उसके बाद स्ट्रेट हो जाता है। एक पॉइंट तक पैराबोलिक बनता है, तो जहां तक पैराबोलिक बनता है वहां तक, उस पॉइंट तक जो स्ट्रेन होती है कंक्रीट में 0.002 होती है। वहां तक आपका जो डायग्राम है वो पैराबोलिक है। उसके बाद अगर लोड लगाते हो तो सिर्फ स्ट्रेन बढ़ती है, और वो मैक्सिमम स्ट्रेन खा जाती है 0.0035। इसका मतलब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला कि पहले पैराबोलिक होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहां पे पैराबोलिक खत्म होगा, इसका मतलब उस पॉइंट पे जो मैक्सिमम स्ट्रेन होती है, जहां पे पैराबोलिक खत्म होता है, उस पॉइंट पे जो स्ट्रेन होती है वो कितनी होती है, 0.002 होती है। उस डायग्राम में भी देखिएगा, मैंने बताया होगा। उसके ऊपर जाएंगे तो उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ये स्ट्रेट हो गया, इसको क्लोज कर दिया। मैक्सिमम जो स्ट्रेसेस होती हैं कंक्रीट में, क्योंकि ऊपर की बात कर रहा हूं कंप्रेशन की, मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो होती हैं कंक्रीट में वो कितनी होती है, 0.45 FCK, जिनको हम डिजाइन स्ट्रेसेस बोलते हैं। वो मैंने डायग्राम में समझाया था 0.45 FCK कहां से आता है। तो जो डिजाइन स्ट्रेसेस होती हैं कंक्रीट की वो कितनी होती है, 0.45 FCK, मैंने इसको वो लिख दिया। अब इसके बाद मैंने बोला कि यहां पे जो पॉइंट होता है, यहां पे इसमें टोटल कंप्रेशन आपको मिलता है, वो क्या हो गया, C। टोटल कंप्रेशन जो आपको इस ब्लॉक से मिलेगा और इससे मिलेगा, इस टोटल को मिला के जो कंक्रीट से आपको मिलता है कंप्रेशन C, उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे मैंने आपको यह भी बताया था कि जो टोटल कंप्रेशन होता है, टोटल कंप्रेशन या कंप्रेसिव फोर्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, यहां लिख देता हूं C इक्वल मैंने बताया था 0.36 FCK BXU के बराबर होता है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स इस C का 0.36 FCK BXU के बराबर होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था, यहां पे मैंने C लगा दिया। और जो C होता है वो कहां पे होता है, जहां पे पैराबोला खत्म हो रहा है और स्ट्रेट लाइन शुरू हो रही है, वहां पे एक्ट करता है। तो वहां से ऊपर तक की जो ये डेप्थ होती है ना, ये 0.42 XU होती है। C कहां पे लगेगा, जहां पे पैराबोलिक खत्म हो रहा है और आपकी स्ट्रेट लाइन शुरू हुई है, वहां पे ये C एक्ट करता है। तो उसके ऊपर की जो डेप्थ होती है ना, मतलब जो स्ट्रेट लाइन की हाइट है ना, वो 0.42 XU के बराबर होती है। और इसके नीचे की कितनी होगी, तो ये टोटल XU है, इसमें से 0.42 XU माइनस करोगे तो यहां की डेप्थ निकल आएगी, वो 0.58 XU है। इसलिए मैंने यहां पे 0.42 XU लिखा हुआ। इसके बाद अगर मैं इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जाता हूं, मतलब मैं स्टील की बात कर रहा हूं, तो स्टील यहां लगा है क्या, नहीं लगा, इसका मतलब मैंने यहां कुछ नहीं बनाया, सीधे स्टील के पॉइंट पे बनाया, स्टील के पॉइंट पे एरो बनाया। और यहां पे ये टोटल टेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल टेंशन क्या होता है स्टील में, टी मतलब क्या होता है, टोटल टेंशन। यहां पे टी का मतलब क्या है, टी मतलब है टोटल टेंशन फोर्स या टेंसाइल फोर्स, और वो किसके बराबर होता है, 0.87 F/EST के बराबर होता है। ये लास्ट क्लास में आपको
बता चुका जो टोटल टेंसाइल फोर्स होता है। तो ये हो गया स्ट्रेस डायग्राम। और ये याद रखिएगा सी से लेके टी तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको जेड बोलते हैं। जेड मतलब यहाँ पे लेबर आर्म होता है। लेबर आर्म मतलब क्या हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक डी है, ये डी है। डी में से क्या करिए, ये 0.42 एक्सयू को माइनस कर दीजिए तो जेड निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो डायग्राम बनाए उसमें मैंने क्या क्या मेंशन किया, किस तरीके से मेंशन किया, ये बता दिया। अब इसको यूज करके ये स्ट्रेस स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है सिंगली रेनफोर्स बीम में, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। अब मैं इसको यूज करके आपको बताता हूं सबसे पहले पॉइंट पे कि अगर आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकालना, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस किसमें, इन सिंगली रेनफोर्स बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की अगर मैं बात करूं तो हम कैसे निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, बाय द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा है, टॉस में भी कई बार मैंने आपको बताया। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं कि टोटल टेंशन मतलब टी इक्वल क्या हो जाता है, टोटल कंप्रेशन। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब जितना कंप्रेशन होगा, हम दोनों को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, इक्विलिब्रियम मतलब बराबर रख रहे हैं, तो जितना कंप्रेशन होगा उतना क्या होगा, टेंशन। तो बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस टोटल टेंशन इक्वल टोटल कंप्रेशन हो गया। यहाँ पे टोटल टेंशन कितना है, अभी मैंने आपको बताया ऊपर 0.87 F/AST है। टोटल कंप्रेशन कितना है, ऊपर बताया 0.36 FCK/BXU है। ठीक है, अब यहां से मेरे को क्या निकालना सीखना है, मेरे को निकालना डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस मतलब क्या है, एक्सयू, ये बताया था मैंने यहाँ पे। इसका मतलब मुझे अगर एक्सयू चाहिए यहां से, तो एक्सयू इक्वल क्या हो जाएगा, 0.87 F/AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK/B के बराबर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है इसको क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। किसके लिए, फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पे अगर आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस को फाइंड आउट करनी है ना, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से तो समझ में आनी चाहिए। साथ में याद रखिएगा कि आप जो आईएस कोड यूज करेंगे, कौन सा आईएस कोड, 456-2000 जो मैंने आपको बताया था, उसके पेज नंबर पे, इसमें आईएस कोड 456-2000 के पेज नंबर 96 पे जब जाएंगे ना, तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। आपको बेसिकली अगर सी याद है, टी याद है, तो ये फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाएगा। सी और टी को आपको याद रखना है। और अगर फिर भी एग्जाम में अगर आप भूल जाते हैं, तो आरजीपीपी के एग्जाम में जब आप जाएंगे तो एग्जाम में याद रखिएगा, आईएस कोड को लेगा 456-2000, उसके पेज नंबर 96 पे जाइएगा, वहां पर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस का। क्लियर है था। अब इसी के बाद मैं अगर आगे बात करता हूं, तो सेकंड पॉइंट की आपसे बात करता हूं। सेकंड पॉइंट मतलब मैं बात करूंगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम एमआर भी बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या जिसको हम अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि जो बीम है वो कितने मूवमेंट को रेजिस्ट कर सकता है, उसके बाद टूट जाएगा, वो उसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो जब आप वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं। एक एमयू, इसको एमयू से रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए एमयू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा, आप देख लीजिए, सी इंटू जेड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सी कहां है, सी ये लग रहा है टोटल कंप्रेसिव फोर्स, और डिस्टेंस इस स्टील के अबाउट, सीजी के अबाउट, इसके अबाउट मूवमेंट लीजिए, तो ये हो गया लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होगी, जेड। तो क्या मिल जाएगा, मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड हो गया सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होगी, जेड। टेंशन क्या होगा, इसका मतलब सी इंटू जेड कर दीजिए। तो जब मैं सी इंटू जेड करता हूं, तो मेरे को एमयू को क्या फॉर्मूला मिलेगा, सी कितना है, तो यहां पे लिखा हुआ है 0.36 FCK B XU, और Z कितना है, तो Z का फॉर्मूला मैंने आपको यहां बताया था, D माइनस 0.42 XU के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहां पे लिखेंगे D माइनस 0.42 XU। ये किसका फॉर्मूला है, ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हम C को यूज करके मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक और तरीके से हम मूवमेंट और निकाल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU, और वो क्या निकाल सकते हैं कि अगर मैं सी के अबाउट मूवमेंट ले लूं, तो लोड क्या बन जाएगा, टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वही रहेगी। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूं, टी इंटू जेड का यूज करके। तो टी इंटू जेड अगर मैं करूंगा, तो टी कितना है, 0.87 FI AST, AST मतलब एरिया ऑफ स्टील,
डी माइनस 0.42 एक्सयू। ये फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। और इसका कन्वर्टेड फॉर्म आपको आईएस कोड के पेज नंबर 96 पे मिल जाएगा। कन्वर्टेड फॉर्म मतलब कि आप क्या करिए, यहाँ पे जो एक्सयू है, एक्सयू की जगह पे उठा के ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब आप एक्सयू की जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, 0.87 एफ बाय AST ब्रैकेट डी माइनस 0.42 एक्सयू की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब ये पूरी वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0.87 एफ बाय AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCKB। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से ये फॉर्मूला बेसिकली बन के आएगा कुछ इस तरीके से, 0.87 एफ बाय AST ब्रैकेट डी माइनस एफ बाय AST डिवाइडेड बाय FCKB के बराबर। ये किसका फॉर्मूला है, MU का फॉर्मूला है। और कहां पे, जब आप आईएस कोड में जाएंगे 4562,000 जो मैंने आपको यहां बताया था, उसके पेज नंबर 96 पे जब पहुंचेंगे तो वहां पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सयू की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो 0.36 के फॉर्म में भी वहां फॉर्मूला मिल जाएगा। तो एक फॉर्मूला वहां पे दिया हुआ है किसके लिए, बैलेंस सेक्शन के लिए, जो मैंने टाइप ऑफ सेक्शन बताए थे वो मैं आपको न्यूमेरिकल के टाइम पे बताऊंगा, और दूसरा एक वहां पे दिया है अंडर रेनफोर्स के लिए। तो कैसे वहां पे यूज करना है फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोनों मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पेज नंबर 96 में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसी के बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि इसके कुछ शॉर्ट फॉर्मूले भी जो हम लोग यूज करते हैं, और वो कहां से आते हैं अब हम उसकी बात करेंगे कि बेसिकली जो शॉर्ट फॉर्मूले होते हैं कुछ हम लोग यूज करेंगे इन फ्यूचर जब हम डिजाइनिंग करेंगे, तो उन फॉर्मूले की हम और बात करेंगे। सो इसमें हमने देख लिया कि ये जो अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया वो 0.87 एफ बाय AST डी माइनस एफ बाय AST बाय FC के बी, ये आपको 96 के पेज नंबर पे मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें XU की जगह आप ये पुट करेंगे, ये भी 96 में मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ शॉर्ट फॉर्मूले होते हैं जो हम लोग अलग अलग ग्रेड के लिए यूज करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि XU मैक्स हमने निकाला था कि Fe250 की हम जब बात करते हैं, Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील की, Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील की बात करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको निकाल के बताया था कि जो XU मैक्स की वैल्यू होती है, XU मैक्स वो कितना होता है, 0.53D के बराबर होता है। पेज नंबर 70 पे लिखा हुआ है आईएस कोड में, और हमने फाइंड आउट भी किया था। आईएस कोड के पेज नंबर 70 पे आपको ये मिल जाएगा। तो अब क्या करिए, आप XU मैक्स की जगह पे मतलब आप ये वाला फॉर्मूला लीजिए, जैसे ये 0.36 FCKB XU D माइनस 0.42 XU, यहाँ से एक MU का फॉर्मूला उठाइए। MU इक्वल अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 0.36 FCKB XU D माइनस 0.42 XU, राइट। उसमें इस XU मैक्स की वैल्यू पुट कर दी, मतलब यहाँ पे हम ये मान रहे हैं XU इक्वल XU मैक्स, मतलब हम बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस सेक्शन के लिए हम इस फॉर्मूले को MU लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे। ये MU है क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे XU की बात कर रहे हैं। तो XU से जो मूवमेंट मिल रहा है हमें वो अल्टीमेट मूवमेंट मिल रहा है। इसका मतलब XU मतलब क्या, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो आपके बीम में एक्चुअल है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जैसे कोई बीम मैंने बनाया, उसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो निकलेगी मैंने कैलकुलेट करी, वो XU है। तो उसको यूज करके जो मूवमेंट निकालूंगा दैट इज अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं कि जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होनी चाहिए आईएस कोड के अकॉर्डिंग, पेज नंबर 70 पे लिखिए 250 के लिए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है XU मैक्स 0.53। तो अगर मैं XU मैक्स का यूज करूं तो उस कंडीशन पे जो मूवमेंट मिलेगा वो लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब वो एकदम एंड लिमिट में मिल रहा है, क्योंकि हम उसकी लिमिटिंग डेप्थ यूज कर रहे हैं, इसलिए लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो यहां पे लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.36 FCK B। XU की जगह पे क्या यूज करेंगे, XU मैक्स की वैल्यू 0.53 D हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU की जगह लिखिए 0.53 D। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहां से MU लिमिट का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा 0.148 FCK B D स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिलेगा। ये जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं वहां पे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस Fe250 के लिए बताइए।
तो आपको ये याद रखने का कि एमयू लिमिट इक्वल कितना होता है 0.148 एफसी के बीडी स्क्वायर। कई बुक्स में भी आपको डायरेक्टली लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिलेगा। जब आप फ्यूचर में भी आगे एडवांस आरसीसी वगैरह पढ़ेंगे 7 सेमेस्टर में और नेक्स्ट सेमेस्टर में, वहां पे भी आपको इस टाइप के फॉर्मूले मिलेंगे। तो याद रखिएगा ये कन्वर्टेड फॉर्मूला है जो कि एमयू लिमिट के नाम से जाना जाता है। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.148 एफसी के बीडी स्क्वायर, किस ग्रेड के लिए? 250 के लिए। इसी तरीके से ये तो हो गया 250 के लिए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि Fe415 के लिए बताइए, तो इसका मतलब Fe415 के लिए एक्सयू मैक्स कितना हो जाता है? Fe415 की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक्सयू मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो एक्सयू मैक्स की वैल्यू वहां पे चेंज हो जाती है और वो होती है, ये 0.53 थी, वो 0.48 डी के बराबर अप्रोक्स होती है। तो जब उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहां से जो एमयू लिमिट का फॉर्मूला मिलेगा, लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, किसके लिए? 415 के लिए। क्या पुट करना है? ये 0.4248 डी आप पुट करिए एक्सयू की जगह और ये एक्सयू की जगह। तो इस कंडीशन में आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर। ये लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किसके लिए? 415 के लिए। इसी तरीके से Fe500 के लिए अगर हम बात करें तो एमयू लिमिट का फॉर्मूला मिलता है 500 के लिए, वो मिलेगा 0.133 एफसी के बीडी स्क्वायर, ये 500 के लिए। ठीक है, 500 के लिए आपको ये होगा। तो ये कुछ एक डायरेक्ट फॉर्मुलेट है लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताए, और ये क्या है? लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो शॉर्ट में मैं ये फॉर्मूले भी यूज यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है या मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है।